दोस्तों आज मैं आपको राप्ती नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी घाघरा नदी में जाके मिलती है। मतलब गंगा नदी की एक सहायक नदी है घाघरा नदी, और उसी घाघरा में जाके मिलती है राप्ती नदी। अगर आप उद्गम की बात करोगे तो ये नेपाल में लघु हिमालय श्रेणी, जिसको लेसर हिमालयास रेंज कहा जाता है, वहाँ पे रुकुमकोट नाम की एक जगह है, उसी के पास से राप्ती निकलना शुरू होती है। ये जो जगह है लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है, तो वहीं से ये निकलती है। अब सवाल ये उठता है कि राप्ती में पानी कहाँ से आता है। तो देखो, राप्ती का ज़्यादातर पानी जो है वो मानसून से आता है। मानसून यानी कि वर्षा से आता है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली जो बारिश है वही इसके अंदर जाके मिलती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर, जिसको आप भूजल कहते हो, उससे भी राप्ती में पानी आता है। याद रखिए, नेपाल में झिमरुक नाम की एक नदी है जो पूरी तरह मानसून के पानी पर निर्भर करती है। इसीलिए आपको राप्ती में ज्यादातर वर्षा जल देखने को मिलता है। उद्गम स्थल से निकल के राप्ती नेपाल में बहती है और फाइनली भारत में जाके प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती और बहराइच जिले से करती है। अब आप सोचोगे दो दो जिलों से कैसे आती है। तो देखो, जब ये नदी भारत में आती है तो दो छोटी धाराओं में बढ़ जाती है। दोनों राप्ती ही होती है, लेकिन इसकी जो मेन धारा है वो आती है श्रावस्ती जिले के अंदर, और जो छोटी धारा है वो आती है बहराइच के अंदर। थोड़ी दूरी पर जाकर के ये दोनों धाराएं मिल जाती है और वापस राप्ती एक हो जाती है। तो कई जगहों पर आपको बताया जाएगा कि श्रावस्ती जिले से आती है, कई जगहों पर बताया जाएगा बहराइच जिले से आती है। मेनली आप श्रावस्ती को याद रख सकते हो, ज़्यादा ऑथेंटिक वही है। तो श्रावस्ती जिले से भारत में आती है राप्ती नदी। यहाँ से अंदर आने के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाती है, जैसे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया। इन सभी जिलों के क्षेत्रों से गुजरती है राप्ती नदी। और मुहाने की बात करोगे तो इसका अंतिम पड़ाव आता है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जहां पे ये घाघरा नदी से जाके मिल जाती है और घाघरा गंगा में जाके मिल जाती है। इस हिसाब से राप्ती नदी की टोटल लंबाई लगभग 600 से 640 किलोमीटर के बीच हो जाती है। यहाँ पर कुछ एक सोर्सेस में इसकी लंबाई आपको 600 किलोमीटर मिलेगी और कुछ सोर्सेस में 640 किलोमीटर मिलेगी। साथ ही इसके बेसिन क्षेत्र का आकार लगभग 23,900 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। बात करें इसकी प्रमुख सहायक नदियों या फिर उप नदियों के बारे में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोहिणी नदी। ये सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो महाराजगंज जिले से निकलकर गोरखपुर के डोमिनगढ़ में जाके राप्ती से मिल जाती है। दूसरी है आमी नदी, इसका भी नाम आपने सुना होगा। ये जो है संत कबीर नगर जिले से उद्गमित होती है और गोरखपुर में कौड़ीराम के पास राप्ती से मिल जाती है। इस बीच इसकी टोटल लंबाई लगभग 147 किलोमीटर की होती है। और साथ ही लुंगरी खोला वो इसके अंदर जाके मिलती है। तो इन सभी नदियों का प्रभाव आपको राप्ती में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से जब मानसून ज़्यादा आ जाता है तो राप्ती में पानी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो आपका ईस्टर्न यूपी है, जो पूर्वी यूपी है, इसमें बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अब किसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने का मतलब है कि या तो उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा पानी आ जाए या फिर वो रास्ता अपना बार बार बदले। तो राप्ती नदी भी अपना रास्ता बार बार बदलती आई है इतिहास के अंदर। यही कारण है कि इसको ईरावती, अचीरावती और हिरण्यवती के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अन्य नाम है, याद रख लेना। अचीरावती का मतलब है बार बार रास्ता बदलती है, ईरावती भी नाम इंपॉर्टेंट है, और हिरण्यवती। बात करें प्रमुख शहरों की जो इस नदी के पास बसे हुए हैं, तो इसमें बांसी का नाम सबसे आगे आता है, और डुमरियागंज भी एक इंपॉर्टेंट शहर है, और गोरखपुर शहर भी इसी के पास बसा हुआ है। तो तीनों का नाम आप याद रख सकते हो, बांसी, डुमरियागंज और गोरखपुर। आखिर में अगर इस नदी से आने वाली चुनौतियों की बात की जाए तो बाढ़ का खतरा एक बहुत बड़ी चुनौती है इस नदी की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भारी बारिश हो जाए या फिर नेपाल पानी छोड़ दे तो उस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिससे कि बहुत से इलाके प्रभावित होते हैं, जैसे कि गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और संत कबीर नगर जैसे ज़िले। इसमें लाखों लोग प्रभावित होते हैं, जिसमें किसान सबसे आगे हैं। इसके अलावा इससे जो है मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से किसानों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में ये नदी जो है किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर कोई चुनौती किसानों के लिए बड़ी है तो इसका मतलब वो देश के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती जो इस नदी की है वो है प्रदूषण। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर के लगभग 15 नालों से 60 करोड़ लीटर से ज़्यादा गंदा पानी इसके अंदर आके गिरता है। औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण इसके अंदर होता है, जो कारखानों से पानी आता है वो सीधा इसके अंदर गिरता है। इसके भी अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग खुद कर देते हैं, आम पब्लिक गंदा कर देती है इसको। तो ऐसे में ये नदी गंदी भी होती जा रही है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मिट्टी का कटाव तो था ही, साथ में प्रदूषण भी है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा भी होता है। तो
तो इसका मतलब इस नदी को खुद तो खतरा है ही और इससे बाकियों को भी खतरा है। तो ऐसे में इसको साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे भी बाढ़ आएगी तो वो गंदा पानी वहीं जाएगा जहाँ बाढ़ जाएगी। तो ऐसे में वहाँ के लोगों को डबल नुकसान होगा। तो ऐसे में इस इलाके के लोगों का जो भविष्य है और इस नदी का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के हाथ में ही है। तो हमें अपनी नदियों को बचाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो जाता है राप्ती नदी का प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया हो और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।